हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्काई टीचिंग अकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो 1749 से 1754 तक लड़ा गया। इससे पहले हमने कर्नाटक के प्रथम युद्ध को पिछली वीडियो में अच्छे से समझा। आशा करते हैं आपके अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की। तो उस युद्ध की एक चीज बस छूटी थी कि डुप्ले की सेना का सेना नायक कौन था सेंट थोमे के युद्ध में, तो वो था पैराडाइज। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की। तो अब कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का क्या कारण था, क्यों हुआ, किन कारणों से कर्नाटक का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, ये जानेंगे पहले। तो उससे पहले हमको जानना ये जरूरी है कि कर्नाटक की लोकेशन क्या थी। कर्नाटक उस समय इस तरफ पड़ता था, कर्नाटक इधर था, इधर ना हो कि कर्नाटक यहाँ पड़ता था, और ऊपर इसके हैदराबाद था। इन दोनों के उत्तराधिकार को लेकर ये युद्ध लड़ा गया था। तो हम बात करेंगे कर्नाटक की क्या कंडीशन थी और हैदराबाद की क्या कंडीशन थी। तो कर्नाटक में जो था उस वक्त नवाब हुआ करता था दोस्त अली, जो उसकी मृत्यु हो जाती है। इस दोस्त अली की मृत्यु के बाद पद रिक्त होता है और इस पद के दो दावेदार होते हैं। एक रहते हैं अनवरुद्दीन, एक अनवरुद्दीन होता है और दूसरा होता है, वो वैसे ही लिखे दे रहे थे, एक अनवरुद्दीन, दूसरा चंदा साहब। तो ये दो दावेदार होते हैं। आपने प्रथम युद्ध के दौरान देखा होगा कि कर्नाटक का नवाब जो था वो अनवरुद्दीन था। ठीक है, तो वो उस समय चंदा साहब को जो है मराठे कैद कर लेते हैं, ये मराठों की कैद में होते हैं। जैसे ये अब बाहर आ जाते हैं तो अब यहाँ दो दावेदार हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी दो लोग हैं, और हैदराबाद का जो है निजाम था, वो निजामुल मुल्क आसफ जहां, उसकी मृत्यु हो जाती है। यहां भी दावेदारी का मसला चल रहा था। निजामुल मुल्क आसफ जहां इसकी भी मृत्यु हो जाती है, और इसके पद, निजाम के पद के लिए भी दो दावेदार होते हैं। यहाँ निजाम शाही होती है हैदराबाद में, वहां नवाब होता है। तो निजाम के पद के दो दावेदार होते हैं। एक होता है नासिर जंग, जो इसका लड़का होता है। दूसरा एक इसके अन्य पुत्र का बेटा, यानी कि इसका पोता मुजफ्फर जंग होता है। मुजफ्फर जंग होता है। मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, दो दावेदार ये होते हैं। इसके अलावा एक इसका अन्य भाई रहता है सलावत जंग। तो ये तीन यहां रहते हैं। मेन तौर पर मुजफ्फर जंग और नासिर जंग की दावेदारी निजामुल मुल्क आसफ जहां के पद की होती है, यानी निजाम के पद की होती है। और यहाँ कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब दो दावेदार होते हैं कर्नाटक की गद्दी के। अब यहां से डुप्ले बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसके मन में आता है कि चलो कुछ किया जाए। तो ये अनवरुद्दीन से तो वैसे ही नाराज था, इसका युद्ध भी हुआ था अनवरुद्दीन की सेना के साथ। तो ये डुप्ले यहाँ चंदा साहब को समर्थन देता है कि हम कर्नाटक का नवाब चंदा साहब को बनना चाहिए, और यहां मुजफ्फर जंग को समर्थन दे देता है। तो डुप्ले की तरफ देख लीजिए, इस तरफ ये गुट बन जाता है, डुप्ले, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग। तो इसको आप याद रख सकते हैं MCD, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले। ये फ्रांसीसियों की तरफ एक गुट बन जाता है। और सामने की तरफ से फिर अंग्रेज जब बैठे देख रहे होते हैं, तो अंग्रेज भी क्या करते हैं, इसी प्रतिद्वंद्विता में कूद पड़ते हैं। वो नासिर जंग का और अनवरुद्दीन का सपोर्ट कर देते हैं अंग्रेज। होता क्या है, डुप्ले बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए मुजफ्फर जंग से कहता है चंदा साहब को पहले हम लोग कर्नाटक का नवाब बनाते हैं। तो मुजफ्फर जंग, डुप्ले और चंदा साहब मिलकर अनवरुद्दीन पर, कर्नाटक पर हमला करते हैं, और ये युद्ध लड़ा जाता है अंबर नामक जगह पर या अंबूर नामक जगह पर। अंबर या अंबूर दोनों ही नाम मिलते हैं, तो अंबूर युद्ध के नाम से इसको या अंबर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इस युद्ध में अनवरुद्दीन मारा जाता है। यह 1749 का युद्ध है। इसमें अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। मारा गया। तो जब अनवरुद्दीन मारा गया तो यहां गद्दी जो बैठी, कर्नाटक की गद्दी खाली थी, हो गई। इस गद्दी पर चंदा साहब को बिठा दिया गया। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई। इसके बाद इधर जो था, वहां भी अंग्रेज सही से मदद नहीं कर पाते अनवरुद्दीन की, और यहां भी नासिर जंग को कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन जब मौका आता है तो नासिर जंग को सही से सपोर्ट नहीं कर पाते अंग्रेज, और नासिर जंग भी मारा जाता है। तो नासिर जंग भी इधर मर जाता है, उधर अनवरुद्दीन मर जाता है। जिसका अंग्रेज सपोर्ट कर रहे होते दोनों चले जाते हैं।
इधर डुप्ले क्या करता है, पांडिचेरी से मुजफ्फरजंग को बुस्सी, एक फ्रांसीसी अधिकारी रहता है, इसके साथ भेजता है। बुस्सी के साथ मुजफ्फरजंग को भेजा जाता है हैदराबाद, और बुस्सी को कुछ ऐसा कहा जाता है कि डुप्ले जो है बुस्सी को आदेश देता है कि अगर मुजफ्फरजंग हमारे माफिक ना हो, हमारी कठपुतली बनने को तैयार ना हो, तो इसको निपटा देना। तो बुस्सी जो है मुजफ्फरजंग को रास्ते में मार देता है। इसके अलावा एक कहानी और भी मिलती है कि पठान रास्ते में मुजफ्फरजंग को मार देते हैं। खैर, मुजफ्फरजंग रास्ते में मर जाता है। तो बुस्सी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए सलावत जंग को गद्दी पे बैठा देता है हैदराबाद, जो बिल्कुल पूरी तरीके से फ्रांसीसियों की कठपुतली है। तो आप यहां तक की बात को समझे होंगे। और बुस्सी यही सलावतगंज के दरबार में रहने भी लगता है। तो यहां फ्रांसीसी और यहां भी फ्रांसीसियों का बंदा चंदा साहब गद्दी पे बैठ गया। इसके बाद होता क्या है, अनबरुद्दीन का बेटा एक यहां से भाग के बच के निकलता है, उसका नाम होता है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, अंग्रेज कहते हैं अब क्या किया जाए, तो अंग्रेज मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाने का प्रयत्न करते हैं, और ये भाग के यहां छिपा रहता है एक जगह त्रिचनापल्ली में। तो त्रिचनापल्ली में चंदा साहब भी कहते हैं कि अकेला उत्तराधिकारी बचा, इसको भी निपटा दिया जाए। तो चंदा साहब भी त्रिचनापल्ली पहुंचते हैं फ्रांसीसी सेना के साथ मोहम्मद अली को मारने के लिए, और अंग्रेज पहुंचते हैं मोहम्मद अली को निकालने के लिए। तो त्रिचनापल्ली का इस तरह से सेनाओं से घेरा पड़ जाता है। त्रिचनापल्ली का घेरा डाल दिया जाता है। इसी बीच इस समय अंग्रेज जो गवर्नर होता है वो सैंडर्स होता है, सैंडर्स। इसी बीच क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक क्लर्क रहता है अंग्रेजी कंपनी में, जो एक राय देता है, कहता है अगर मोहम्मद अली को निकालना है यहां से इस घेरे से, तो अरकाट जो राजधानी है चंदा साहब की, इसका घेरा डाला जाए। तो चंदा साहब यहां से उठ के राजधानी बचाने के लिए आएंगे और हम मोहम्मद अली को आराम से निकाल सकेंगे। तो क्लाइव जब ये सुझाव देता है, तो क्लाइव के सुझाव को इंप्लीमेंट करने के लिए क्लाइव को ही सेनापति नियुक्त कर दिया जाता है। कहता तुम ही जाओ सेना लेकर, तुम्हारा प्लान तो अच्छा है। ठीक भाई, क्लाइव जो है छोटी सी एक सेना लेकर आता है और अराकाट का घेरा डाल देता है। चंदा साहब यहां से अपने बेटे को भेजते हैं कुछ सेना के साथ क्लाइव का मुकाबला करने के लिए। क्लाइव यहां बहुत बुद्धिमानी पूर्वक लड़ता है, और कहते हैं कि लगभग 50 दिन तक भूखा प्यासा डटा रहता है छोटी सी सेना के साथ, लेकिन अराकाट का घेरा नहीं उठाता। इधर चंदा साहब परेशान हो उठते हैं। चंदा साहब भागते हैं फिर अपने अराकाट की तरफ। तो चंदा साहब यहां से जैसे ही सेना उठाते हैं अपनी, अंग्रेज मोहम्मद अली को आजाद करा लेते हैं, और इधर क्लाइव की सपोर्ट के लिए एक बड़ी सेना भेज दी जाती है। जैसे ही क्लाइव को सपोर्ट मिलता है और ये युद्ध होता है, तो चंदा साहब यहां से भाग जाते हैं, हार जाते हैं, और हार कर भागना पड़ता है। तो भागते हैं चंदा साहब, तो भाग के तंजावुर एक जगह पड़ती है, तंजावुर में एक हिंदू राजा रहता है, तंजावुर के हिंदू राजा द्वारा चंदा साहब को मार दिया जाता है, ऐसा किताबों में है। तो चंदा साहब मार दिए जाते हैं। तो यहां पर फिर कर्नाटक की गद्दी खाली होती है, और इस गद्दी पर बैठा देते हैं अंग्रेज मोहम्मद अली को। इस तरह से यहां तक का हाल ये होता है कि कर्नाटक में अब अंग्रेजों का प्यादा बैठा हुआ है मोहम्मद अली, और हैदराबाद में सलावत जंग है जो कि फ्रांसीसियों का मोहरा है। तो इस युद्ध की कहानी यहां तक पहुंचती है, तब तक वहां फ्रांस में इस युद्ध की खबर पहुंचती है, और फ्रांसीसी सरकार क्या करती है, कहती है डुप्ले कंपनी घाटे में जा रही है और डुप्ले लड़ाइयों पे लड़ाइयां लड़े जा रहा है, डुप्ले को वापस बुला लेती है। अब डुप्ले को फ्रांस बुला लिया जाता है, और शांति के प्रस्ताव के साथ गोडेहू को भारत भेजा जाता है, गोडेहू। और गोडेहू गवर्नर बन के भारत आता है, और ये पांडिचेरी में अंग्रेजों के साथ एक संधि कर लेता है इस युद्ध को समाप्त करने के लिए। तो गोडेहू जो है पांडिचेरी की संधि करता है अंग्रेजों के साथ, और ये पांडिचेरी की संधि से ये युद्ध समाप्त होता है। पांडिचेरी की संधि होती है 1755 में। इस तरह पांडिचेरी की संधि से यह द्वितीय युद्ध जो है समाप्त हो जाता है, और इसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटक के तृतीय युद्ध की। आशा करते हैं आपको कर्नाटक का द्वितीय युद्ध की कहानी जो है बहुत अच्छे से समझ आई हो। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कारण क्या रहा, कब से कब तक युद्ध लड़ा गया, संधि कौन सी थी, वो भी आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में कर्नाटक के तृतीय युद्ध की, जिसका कारण भारत में ना होकर विदेश में था। तो ये द्वितीय युद्ध जो है भारतीय कानून के हिसाब से लड़ा गया था। कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार का मसला जो था इसका कारण बना था।
बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपको कर्नाटक के तृतीय युद्ध के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।